नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली बार 1938 के अंदर दो जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था ओटो हैंस एंड स्ट्रेसमैन। ये दो फिजिसिस्ट थे हमारे, जिन्होंने क्या किया, डिड बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन ऑन यूरेनियम और, यानी कि यूरेनियम का जो एस्क होता है उस एस्क के ऊपर बहुत हाई एनर्जी के जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया। और उन्होंने एज ए आउटपुट क्या देखा, एंड एज ए आउटपुट द गेट ए यूरेनियम ब्रेक डाउन इनटू टू स्टेबल फ्रेगमेंट। उन्होंने देखा कि यूरेनियम जो एक एलिमेंट है वो टूट करके दो एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो चुके हैं उसके, ऑफ एटॉमिक मास नियरली बेरियम। इनकी जो दो टुकड़े हुए हैं उनके जो आपके एटॉमिक नंबर या उनका जो प्रोटॉन नंबर है वो कितना था, नियरली, ठीक है, Z इक्वल टू 56, जो किसका था, बेरियम का था, और दूसरा टुकड़ा जो था वो क्रिप्टोन का, इनकी Z इक्वल टू 36 का प्राप्त हुआ उन्हें, ठीक है। एंड रिलीज 3 न्यूट्रॉन। उन्होंने देखा कि हमारी इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन क्या हुए, हमें प्राप्त हुए, मतलब रिलीज हुए 3 न्यूट्रॉन, एज वेल एज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसके साथ में बहुत भारी मात्रा में हमें क्या हुआ है, ऊर्जा प्राप्त हुई है। देखो, इस पूरी थ्योरी को इस वाली इक्वेशन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किया। अभी ये नंबर्स वगैरह भूल जाइए एक बार, ठीक है। इस न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट किया, यानी कि जब वो यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड हुआ तो क्या हुआ, उस न्यूक्लियस ने, मतलब उस नाभिक ने इस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया। मतलब कि अब जो एटॉमिक नंबर जो था 235 था वो 236 हो गया, मतलब एक न्यूट्रॉन को उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। उस कैप्चरिंग से क्या हुआ कि वो अनस्टेबल हो गया, एक्साइटेड हो गया वो न्यूक्लियस, यानी कि स्टार का मतलब है कि वो एक्साइटेड हो गया। और उस एक्साइटेशन का क्या रिजल्ट हुआ कि वो दो फ्रैगमेंट्स में टूट गया, है ना, जिसमें एक फ्रैगमेंट था वो 56 एटॉमिक नंबर का था और दूसरा क्या था आपका 36 एटॉमिक नंबर का था, और आपको 3 न्यूट्रॉन गेट हुए और आपको कुछ ऊर्जा जो है, भारी मात्रा में ऊर्जा आपको गेट हुई। अब देखो, इस प्रोसेस में हमने एक शब्द काम में लिया था, एक वो था हमारा, वो था यूरेनियम ओर काम में लिया था हमने। यूरेनियम ओर का मतलब क्या होता है कि यूरेनियम ओर जो होता है वो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, यानी कि यूरेनियम के आइसोटॉप्स से मिलकर के एक एस्क बनता है और बनता है, वो आपका यूरेनियम और कहलाता है। अब हमने जो यहाँ पर अपनी एक्सप्लेनेशन किया उसमें हमने परसेंटेज का जिक्र किया, तो हम देखते हैं क्या परसेंटेज होता है इनका। तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 का जो परसेंटेज होता है इज लार्ज इन अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है उस एस के अंदर यूरेनियम 238 पाया जाता है। एंड फिजन बाय यूजिंग फास्ट हाई एनर्जेटिक 1.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट न्यूट्रॉन। और यूरेनियम 238 को आपको अगर विखंडित करना है, फिजन करना है आपको अगर, तो उसके लिए आपको हायर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, और उनकी जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कैसा होगा, वो होगा 1.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि आने वाले न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का न्यूट्रॉन जब आएगा और 238 यूरेनियम के ऊपर क्या होगा, बम्बार्ड होगा, तो 238 यूरेनियम है वो दो फ्रैगमेंट्स के अंदर टूटेगा। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235, है ना, ये नेक्स्ट वाला, इज स्मॉल इन अमाउंट, ये ज़्यादा अमाउंट इसकी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, कुछ मात्रा में ये प्रेजेंट होता है। एंड फिजन बाय यूजिंग स्लो थर्मल एनर्जी 0.025 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट न्यूट्रॉन। और यूरेनियम 235 की खास बात क्या है कि ये होता तो स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन ये स्लो न्यूट्रॉन द्वारा भी क्या होता है, विखंडित किया जा सकता है। और यानी कि वो न्यूट्रॉन किस प्रकार का होगा, थर्मल न्यूट्रॉन होगा, मतलब कुछ एनर्जी थे, थर्मली हीट द्वारा उसे एनर्जी देकर के उसको न्यूट्रॉन को एक्साइटेड किया और यूरेनियम 235 पर बम्बार्ड किया, और वो एनर्जी लगभग कितनी है, वो है 0.025 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के नियर है आपका। तीसरा नंबर है आपका परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 234, है ना, 234 का जो है इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट, ये बहुत ही कम मात्रा में इस और के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखो इधर हमने
न्यूक्लियर फिजन में क्या देखा कि यूरेनियम का एग्जांपल लिया है ना। यहाँ पर आप चाहो तो कुछ बुक्स के अंदर आपको थोरियम का एग्जांपल मिल सकता है, कुछ बुक में आपको पोलोनियम का एग्जांपल मिल सकता है, और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनका भी आपको एग्जांपल्स मिल सकता है। हमने यूरेनियम का एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया। अब देखो कि यहाँ से आपने एक रिएक्शन देखा कि यूरेनियम जो है वो 235 को हमने सेलेक्ट किया है ना। 235 सेलेक्ट करने की वजह क्या रही है, क्योंकि वो स्लो जो न्यूट्रॉन द्वारा भी क्या होता है वो विखंडित हो जाता है ना। और यहाँ 235 जो यूरेनियम है जो है आपका, वो 2 फ्रेगमेंट दे रहा है आपको, 2 टुकड़े दे रहा है। एक टुकड़ा दे रहा है बेरियम का और एक टुकड़ा दे रहा है आपका क्रिप्टोन का। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जो था, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि सर क्या हर बार जब हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है, तो क्या हमेशा हमें ये दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं क्या, इनके अलावा दूसरे प्रोडक्ट हमें क्यों नहीं मिलते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी क्लास के स्टूडेंट हंसने लग गए थे, लेकिन मैं उस स्टूडेंट को मैंने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या हर बार हमें यही 2 प्रोडक्ट मिलते हैं क्या। तो इसका आंसर होगा नो। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि इज एवरी टाइम, प्रत्येक समय पर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस फ्यूजन प्रोसेस, यानी कि सेम प्रोडक्ट हमें क्या प्रोड्यूस होता है क्या। इसका आंसर क्या होगा, नो, ऐसा नहीं होता है। इसका एक मैंने सप्लीमेंट्री एग्जांपल दिया है। देखो इस रिएक्शन को कॉमन रख लीजिए आप, है ना, कि एक स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर बम्बार्ड होता है तो वो क्या होता है, उसे कैप्चर कर लेता है और एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अब जो फिजन होगा वो इतनी सारी पॉसिबिलिटी उसकी मौजूद है, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। मैंने 3 ही पॉसिबिलिटी लिखी है, जिसमें देखो यहाँ पर बेरियम जो आपको मिला वो कितना मिला, 144 का मिला। जो बल्कि यहाँ बेरियम हमें कितना मिला, 141 का मिला। यहाँ पर क्रिप्टोन 92 का मिला हमें, यहाँ क्रिप्टोन कितना मिला, 89 का मिला। मतलब कि 2 पॉसिबिलिटी है, सेम प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। दूसरा देखो इधर, यहाँ पर ये Sb और Nb यानी कि एंटीमनी और आपका नियोबियम, इन दोनों के अंदर वो जो है वो फ्रैगमेंट टुकड़ों में वो टूट रहा है। नेक्स्ट देखो वो जिनोन में टूट रहा है, और वो Sr मतलब स्ट्रोंशियम के अंदर वो टूट रहा है। और वहां पर टूटने पर न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन की जो संख्या वो भी अलग अलग है। इस रिएक्शन में हमें 4 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मिल रहे हैं हमें, और एनर्जी मिल रही है। यहां पर हमें 2 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हर बार यूरेनियम 235 के विखंडन या फ्रेगमेंट बनने में या उसके फ्यूजन होने में सेम प्रोडक्ट नहीं होता है, बहुत सारे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और बनते हैं। उसको मैंने देखो इस ग्राफ के थ्रू शो किया मैंने यहाँ पर। अगर आप यूरेनियम 235 को अगर फ्यूजन करते हो तो आपको परसेंटेज मतलब प्रतिशत में आपको आउटपुट में क्या क्या मिलेगा। देखो इस ग्राफ को देखना, इस ग्राफ में यहाँ पर नीचे तो है एटॉमिक नंबर है, यानी किस एटॉमिक नंबर का आपको प्राप्त होता है, और यहाँ पर है आपका परसेंटेज यानी कि कितने प्रतिशत प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि इस ग्राफ को देखोगे तो कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 90, जिसका एटॉमिक मास नंबर 90 है, वो अधिकतम पाया जाता है। मतलब उसके पाए जाने की, इस विखंडन में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो है ज़्यादा है। जैसे मान लिया क्रिप्टोन 92 है या फिर आपका 89 है, मतलब इस रीजन के आसपास, इस रीजन के आसपास। इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, 92, 95, 97 तक हो सकता है। यानी कि इस रेंज के अंदर आपको एक फ्रेगमेंट तो अधिकतम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में आपको एक फ्रेगमेंट तो 92 या 90 के आसपास के एटॉमिक नंबर का मिलेगा। दूसरा आता है 140 से लेकर के 155, ये एक रेंज बना दी है। इस रेंज के अंदर क्या होगा, आपको दूसरा फ्रेगमेंट मिलेगा। जैसे हमें बेरिलियम मिला, यहाँ पर अपने को जो है वो बेरियम मिला था आपको, यहाँ पर आपको एंटीमनी मिला था, अब यहाँ पर आपको जिनोन मिला था आपको। तो ये अलग अलग एक रेंज दे रहे हैं आपको, ये है ना, इन एटॉमिक मास के नियर में आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको गेट हो गया होगा कि जरूरी नहीं है हर बार आपको ये प्रोडक्ट मिले, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सब जो है वो इसके विखंडन का ही ग्राफ है ना। परसेंटेज यील्ड ऑफ यूरेनियम 235 का ये आपका कर्व है। ये कर्व क्या शो करता है कि आपको इसका भी मिल सकता है। इसका मतलब ये लगभग होगा आपका 60 के आसपास, है ना, कि 60 वाला भी मिल सकता है आपको, 70 वाला मिल सकता है, 80 वाला मिल सकता है, 90 वाला मिल सकता है, लेकिन उसका प्रतिशत कम होगा, है ना। परसेंटेज ऑफ यील्ड, इसका प्रतिशत क्या होगा, कम होगा। और अधिकतम प्रतिशत किसका है, लगभग इस रेंज का है, 90 के आसपास की रेंज का है, और 140 से 145 के आसपास की रेंज का है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो आपने क्यू लिखा है, क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है, आउटपुट में जो आपको एनर्जी प्राप्त हुई है, तो ये एनर्जी कितनी प्राप्त हुई है हमें, इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखो मैंने नीचे यहाँ पर सारे एटॉमिक मास लिख दिए, किस इक्वेशन के बेसिस पे लिखे,
इस वाले इक्वेशन के बेसिस पे लिखे हैं मैंने। ये आपके जो यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन और आपके न्यूट्रॉन का मास लिख दिया मैंने। क्यू वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ, क्यू वैल्यू मतलब आउटपुट पे एनर्जी। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा कि क्यू निकालना है तो इन सब की जोड़ को मैं क्या करूंगा, मेरे इस वाले में से माइनस कर दूंगा, है ना, घटा दूंगा ना, तो क्या होगा, द्रव्यमान का अंतर आ जाएगा और उसको अगर मैं सी स्क्वायर से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो मैंने पीछे एक लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर को आप देख लेना, अल्फा बीटा और गामा डिक्की के रिलेटेड वो लेक्चर है हमारा। अब देखो इस इक्वेशन के बेसिस पे बनाया मैंने, क्या बनाया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ यूरेनियम, मास ऑफ यूरेनियम 235 का माइनस ये वाला मैं जो है वो क्यू के लिए क्या कर रहा हूँ, इस वाली पूरी इक्वेशन को इधर सेंड कर रहा हूँ, मतलब इस तरफ सेंड कर रहा हूँ, तो माइनस में हो जाएगी हमारी, यानी कि माइनस मास ऑफ बेरियम, मास ऑफ क्रिप्टॉन एंड मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन। इन सब को मैंने क्या किया, एक तरफ कर दिया और मैंने 931.5 है ना, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं अपन लोग, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो एनर्जी हमें मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में गेट हो जाती है। भले आपको अंडरस्टैंड ना हो तो उसको देख लेते हैं यूनिट की फॉर्म में। ये यूनिट किस में है, AMU मतलब मास, है ना, मास तो किस में है, म्यू के अंदर है, AMU एटॉमिक मास यूनिट में है। उसको आपको जो है वो C स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं अपन अगर, यानी कि 931.5 से गुणा करते हैं, वो किस यूनिट में होता है, वो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटॉमिक मास में होता है। तो एटॉमिक मास दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा और यूनिट किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। इनकी आपकी जो एनर्जी है, आपकी क्यू वैल्यू है, असल में वो यहाँ तो आपको द्रव्यमान में शो हो रही है, लेकिन वो आपको एनर्जी में किस में मिलेगी, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में मिलेगी आपको। अब देखो इधर मैंने क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं नहीं करूँगा, है ना। ये सारे जो द्रव्यमान जो दिए हुए हैं इन सब को वहाँ पे पुट कीजिए बारी बारी, और उसका जो आउटपुट होता है वो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर, ये मेरा आउटपुट है। हो सकता है कुछ पॉइंटों में इनमें डिफरेंस आ सकता है ना। इसको मल्टीप्लाई किया आपने और आपको ये आउटपुट आ, मतलब क्यों, आउटपुट में एनर्जी कितनी मिल रही है, 201.84 मिल रही है। इतनी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आपको एक यूरेनियम न्यूक्लियस के विखंडन से मिलती है, मतलब एक सिंगल यूरेनियम के विखंडन से मिलती है आपको। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हर बार एक न्यूक्लियस जो होता है वही एक्सपेंड होता है, या वही फिजन होता है उसी का, एक दूसरे का फिजन होता है कि नहीं होता है। तो इसको रफली देखने पर कह सकते हैं कि हम गेट करना चाहेंगे कि अगर मैंने 1 किलो यूरेनियम रखा और वहाँ पर मैंने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया अगर, तो क्या कितनी मुझे एनर्जी मेरे को प्राप्त होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो एनर्जी रिलीज बाय 1 kg यूरेनियम, 1 किलो यूरेनियम से कितनी एनर्जी मेरे को प्राप्त होगी। तो क्या अपन जानते हैं कि भैया नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स इन 235 kg, 235 किलोग्राम यूरेनियम के जो मतलब यूरेनियम का जो होगा कंपाउंड होगा, उसके अंदर कितने एटम होते हैं, अवोगाद्रो नंबर होते हैं आपके। अवोगाद्रो कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻26 इतने एटम होते हैं। तो 1 kg में कितने होंगे, सिंपल इसको डिवाइड कर दो 235 से, 235 से डिवाइड करते क्या होगा, 1 किलो के अंदर आ जाएंगे। अब क्या करना है, एनर्जी रिलीज इन 1 kg यूरेनियम, एक यूरेनियम एटम से कितनी रिलीज होती है, 201.84 रिलीज होती है। तो क्या होगा, इतने एटम से 1 kg से कितनी रिलीज होगी, इससे गुणा कर दीजिए सिंपल आप। देखो मैंने क्यू की वैल्यू जो है वो कैसे की, ये मैंने 1 किलो के लिए निकाल लिया और 1 किलो में एक एटम के लिए जो एनर्जी वो इतनी रिलीज होती है, सिंपल मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5.171 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है हमारे 1 किलो जो है वो यूरेनियम के कंपाउंड से। चाहो तो इसको आप जूल्स में निकाल सकते हो, जूल के निकालने के लिए सिंपल कुछ प्रोसेस नहीं है, m को आप 10⁻6 लिख दीजिए, e को आप 1.6 इंटू 10⁻19 कर दीजिए, सिंपल आपको एनर्जी कितनी प्राप्त होगी, 8.274 इंटू 10⁻13 जूल, ये इतनी आपको एनर्जी फाइंड आउट होगी। तो देखो आज के इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को देखा, जो कि असल में एक चेन रिएक्शन होती है, ये सुना होगा आपने, आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको एक चेन रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन में हमें बहुत ही ट्रबुलेंट या बहुत ही अनॉर्मस एनर्जी जो हमको इस रिएक्शन में प्राप्त होती है। और इसका उपयोग क्या होता है कि जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बम्बार्डमेंट द्वारा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उस हीट से हम लोग टर्बाइंस को घुमाते हैं, और टर्बाइन से हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि क्या होगा, इसका बहुत ही पीसफुल यूज होगा।
लेकिन इसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के फिजन से, मतलब विखंडन से, हमने एटम बम का निर्माण भी किया है, जो कि कई मायने में जो है सुरक्षा के तौर पर सही माना जाता है और कई मायने में सुरक्षा को छोड़ करके दहशत फैलाने में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए थ्रेटन। जैसे आपने हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर एज ए आउटपुट 1945 के नियर देखा होगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड का टाइम था। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगी भविष्य में, अगर हम लोग इसका शांतिप्रिय यूज़ करें तो। थैंक यू।